नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मौर्य काल की आर्ट और कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे। यह इसका भाग 1 होगा। टोटल जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको टोटल 3 भागों में बनाया जाएगा। चलिए पहले पार्ट के क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। जो चाणक्य का जो दूसरा नाम था उनका नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य जी जो हैं इनका सर्वप्रथम हाथ रहा है। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, आप नाम नोट कर सकते हैं। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन थे। और जो ये चाणक्य जी हैं इन्होंने राजनीति शास्त्र के ये प्रकांड पंडित थे और उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किन्होंने करी थी, है ना। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो थे यह हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध जो है यह रचना मानी जाती है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कौटिल्य जी जो थे, कौटिल्य जी को पुराणों में द्विज सर्भ भी कहा जाता है। नाम नोट कर लीजिएगा आप। इनको द्विज सर्भ भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। क्या होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। तथा जो कौटिल्य जी जो थे वह तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के एक प्रमुख आचार्य भी थे। और जो कौटिल्य जी की तुलना जो की गई है वो मैकियावेली प्रिंस से की गई है। आप नाम नोट कर सकते हैं, किससे की गई है। मैकियावेली प्रिंस से भी इनकी तुलना की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखकों के नाम में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम क्या मिला हुआ है। तो आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौटिल्य जी जो थे वह कौन थे। वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो प्रधानमंत्री थे वह किसके दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं होगा, अशोक के में भी नहीं होगा। यह किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के या दरबार में क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। जो ये इनकी पुस्तक है यह मैंने बताया हुआ है, यह किस पर आधारित है। यह आधारित है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। इनकी पुस्तक में राजनीतिक नीतियों के बारे में, मतलब पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से किसकी तुलना जो है वह मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन के जवाब में ही बताया था। तो किनकी तुलना की जाती है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में यह विभाजित है। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण हैं तथा 180 जो हैं 180 प्रकरण भी हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में श्लोकों की जो संख्या बताई गई है वह लगभग 4000 श्लोकों की संख्या इसमें बताई गई है। और अर्थशास्त्र में ही राजा के कर्तव्यों को भी बताया गया है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर भी ध्यान देता है तथा राजनीति के सिद्धांत जो है उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। और अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। और क्या है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में ही प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में
प्रत्येक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्येक विभाग को जो है ना वो तीर्थ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है, तीर्थ के नाम से जाना जाता है और अर्थशास्त्र में ही विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों को की एक लंबी सूची भी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष भी कहा जाता था, अकारा अध्यक्ष भी कहा जाता था। और राजा की ओर से सिक्के ढालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजा की ओर से सिक्के ढालने वाले अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष भी कहा जाता था। क्या? लक्षणाध्यक्ष भी कहा जाता था। तो इन दोनों नाम को आप देख सकते हैं। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र में प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा है। इसी पुस्तक में 18 तीर्थों, कितने? 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। और जो अर्थशास्त्र है वह व्यापारिक मार्ग के विषय में कुछ भी जानकारी हमें नहीं देता है। मतलब कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत न्यूनतम जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ये थोड़ी ना बताया गया है। अब बाकी के तीनों ऑप्शन आप देख सकते हो। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, तो बिल्कुल सही बात है। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? वह सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की जो संज्ञा दी गई है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था, उसको लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था क्या कहा जाता था उन्हें आकाराध्यक्ष भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों मतलब पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है? तो मैंने बताया था कितने? 18 लगभग पदाधिकारियों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो मैंने बताया था व्यापार मार्ग पर न्यूनतम जानकारी हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम वर्णित सप्तांग की धारणा में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है उसमें राजा, राज्य क्षेत्र, प्रशासन व राज्य कोष के बारे में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मैंने पहले भी बताया था, इसमें लगभग 15 अधिकरण दिए गए हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेख जो छठवां अधिकरण है, 15 अधिकरण दिए गए हैं, उसमें से जो छठवां अधिकरण है, तो छठवें अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 लोगों के बारे में बताया गया है। किसमें? आप नाम नोट कर सकते हैं। छठे अधिकरण में जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो 7 लोग आते हैं वह कौन कौन है? नोट कर सकते हैं आप। पहला है स्वामी मतलब राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठवां है दंड, सातवां है मित्र। तो इन्हें ही सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। और अमात्य या मंत्री के अंतर्गत जो है ना, वह राज्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के स्वरूप एवं कार्यों का भी वर्णन किया गया है। और जनपद जो इसमें बताया गया है, जो जनपद है, जनपद के अंतर्गत जनता तथा भूमि आती है। ठीक है, और एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि जैसे कौटिल्य ने जो सप्तांगों की जो तुलना की थी ना, वह शरीर के 7 अंगों से की थी। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तरफ जो 7 के 7 मैंने नाम बताए थे उसको आप एक क्रम में लिख लीजिए, उसके सामने कौन से शरीर के अंग से तुलना की गई है उसका नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो राजा या स्वामी होता था उसकी जो तुलना की गई है, उसकी तुलना सिर मतलब शीर्ष से की गई है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो अमात्य या मंत्री हैं उनकी तुलना किससे की गई है? उनकी तुलना आँख से की गई है। जो तीसरे नंबर पे आता है जनपद की तुलना पैर से की गई है। ठीक है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे दुर्ग आता है और दुर्ग की तुलना जो की गई है वह भुजाओं से की गई है। किससे? भुजाओं से की गई है। फिर 5वें नंबर पे जो बल या सेना आता है उसकी तुलना मस्तिष्क से की गई है। किससे? मस्तिष्क से की गई है।
और जो 6वें नंबर पे कोष आता है उसकी तुलना मुख से की गई है। किससे? मुख से की गई है। और जो 7वें नंबर पे आता है मित्र, मित्र की तुलना कान से की गई है। किससे? कान से इसकी तुलना की गई है। और भी क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अर्थशास्त्र के अनुसार ही राजकीय कृषि विभाग के जो अध्यक्ष होते थे ना, उनको सीताध्यक्ष भी कहा जाता था। क्या? सीताध्यक्ष भी कहा जाता था। उनका मुख्य कार्य जो होता था वह भूमि कर को एकत्रित करना था तथा राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है वह सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। ठीक है। और जो जनजातियाँ थीं जैसे शूद्र, दास द्वारा जोती जाने वाली भूमि की थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो मैंने बताया था राज्य का 7वां अंग जो था वह मित्र था, और मित्र की तुलना किससे की गई है? मित्र की तुलना कान से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब है धम्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धम्म किससे रिलेटेड है? धम्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो इसकी तुलना सप्तांग सिद्धांत में नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो मैंने बताया था सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? वह कृषि से संबंधित इससे था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीताध्यक्ष के नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? सीता भूमि का जो अभिप्राय है, इसका अभिप्राय जो है वह जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से इसकी तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? एक न्यायालय अस्तित्व में था धर्मस्थीन, और दूसरा था कंटक शोधन। तो पहला जो है वो नहीं था, दूसरा जो है वो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है जिसमें 2 या 4 हो? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था जो है ना, मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था है उसमें 2 प्रकार के न्यायालयों का जो है वह विवरण मिलता है। 2 तरीके के न्यायालय थे। जो दीवानी न्यायालय होते थे ना, उनको धर्मस्थी कहा जाता था। तो इसके आगे आप नोट कर सकते हैं, ये दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। और जो दूसरा होता था फौजदारी न्यायालय, उसको कंटक शोधन कहा जाता था। और धर्मस्थीन जो ये पहला है, धर्मस्थीन जो न्यायालय थे, धर्मस्थीन न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक तथा कंटक शोधन न्यायालय के प्रमुख को प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या? प्रदेष्टा कहा जाता था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कौटिल्य के अनुसार सम्राट जो होते थे वह सर्वशक्तिशाली होने के लिए एक शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए उनके अनुसार, और अपनी सहायता के मंत्री जो है वो भी रखने चाहिए, तथा जासूसी के लिए जो है ना वो गुप्तचर भी रखने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो क्या था? वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मंत्री रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिसके सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 30। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौर्य युग में प्रमुख नगरों का जो प्रशासन था वह नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, और नगर शासन के लिए ना एक सभा होती थी जिसका जो प्रमुख होता था वह नागरक, जिसके प्रमुख को नागरक कहा जाता था या पुरमुख्य भी कहा जाता था। क्या?
पूर्व मुख्य भी कहा जाता था। और जो मेगस्थनीज आया था ना विदेश से, तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। तो मैंने क्या बताया था, देखो 5 सदस्यीय की टीम है जिसमें 6 हैं, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो उसने उल्लेख किया है, किसने, मेगस्थनीज ने उल्लेख किया है। जो पहली समिति है, देखो हर एक समिति का अलग अलग काम था, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो किसका काम था। जो पहली समिति थी, पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी, ठीक है। जो दूसरी समिति थी वह विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास तथा चिकित्सा आदि के बारे में प्रबंध करती थी। जो तीसरी समिति थी, तीसरी समिति जनगणना का हिसाब करती थी। उसके बाद जो चौथी समिति थी, वह नगर के व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। जो पांचवी समिति थी वह उद्योग के बारे में देखती थी। जो छठवीं समिति थी वह कर के बारे में देखती थी, मतलब जो टैक्स वगैरह से रिलेटेड थे। और जो 6 समिति तो थी, कितनी समिति थी, 6 समिति के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो मेगस्थनीज है ना, मेगस्थनीज ने जिले के अधिकारियों को जो मार्ग निर्माण करते थे उनको एक नाम दिया था, उसका नाम क्या है, उनको एग्रोनोमोई कहते थे। वो क्या, एग्रोनोमोई इनको कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। तो किस में बताया गया है, तो मैंने बताया था मेगस्थनीज जी ने जो इंडिका लिखी थी उसमें सब चीज़ों के बारे में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई, मैंने लास्ट में बताया था ना, एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह मार्ग निर्माण से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है तो आप मिलान कर सकते हैं। जो समाहात्री थे, जो समाहात्री किससे रिलेटेड थे, समाहात्री जो थे वो राजस्व का प्रधान संग्राहक होता था। जो समनिधात्री था वह कोषपाल होता था। और जो संस्थाध्यक्षा जो था वह बाजार का अधीक्षक होता था। और जो अंतर्वंशिका था वह महल के रक्षकों का प्रमुख होता था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 2, 3, 4, 1, मतलब 2341। जिस भी ऑप्शन में हो 2341 वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, एक आप चार्ट बना लीजिए, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिखिए अधिकारी और दूसरी तरफ लिखिएगा धारित पद, मतलब जो कौन से पद का क्या नाम था, ठीक है। तो मैं बोलता जाऊँगा, आप नोट करते जाना। जो पहले अधिकारी का नाम था उनका नाम था समाहर्त्री या समाहर्ता भी इन्हें बोलते थे। तो ये जो होते थे वो राजस्व का प्रधान संग्राहक होते थे। जो दूसरे नंबर पे लिखना है आपको, उनका नाम है समनिधात्री, जिन्हें सन्निधाता भी कहा जाता था। ये जो पद धारण करते थे वह था कोषपाल का, इन्हें कोषाध्यक्ष भी कहते थे। जो तीसरे नंबर पे अधिकारी में आपको लिखना है उनका नाम है संस्थाध्यक्ष। ये जो धारित पद इनका होता था वह बाजार अधीक्षक का पद होता था। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आप नाम लिखेंगे अंतर्वंशिका। अंतर्वंशिका जो होते थे उनका जो धारित पद था वह महल के रक्षकों के प्रमुख होते थे। 5वें नंबर पे आप लिखिएगा नागरक। नागरक जो होते थे वह नगर मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है। 6वें नंबर पे लिखिएगा अच्छ पाटलिक, ये जो होते थे यह केंद्रीय लेखाकार होते थे। 7वें नंबर पे लिखिएगा पौत वाध्यक्ष, ये जो होते थे यह मापतौल के अधिकारी होते थे। 8वें नंबर पे लिखिएगा राजुक। राजुक जो होते थे वो भूमापक होते थे। 8 हो गए। 9वें पे लिखिएगा सीताध्यक्ष, ये कौन होते थे, ये भूमिकर अधिकारी होते थे। 10वें नंबर पे लिखिएगा रूप दर्शक, ये कौन होते थे, यह सिक्कों के परीक्षक होते थे। और लास्ट 11वें पे लिखिएगा एग्रोनोमोई, ये जो होते थे यह मार्ग निर्माण से रिलेटेड होते थे। इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। उसके ऊपर पूरा चार्ट बनवा दिया गया है। तो जो समाहर्ता थे वह किससे रिलेटेड थे, वह संग्राहक से रिलेटेड थे। जो सन्निधाता थे
वह किससे रिलेटेड थे? वह कोषाध्यक्ष व भंडाराध्यक्ष के से रिलेटेड थे। जो नागरक थे वो नगर मजिस्ट्रेट थे, बताया था। और जो ये थे अच्छ पाटलिक जो थे वह केंद्रीय लेखाधिकारी थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, 21, 34 इसका सही आंसर होगा। कहाँ 21, 34? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित थे? तो मैंने चार्ट पेपर पूरा का पूरा बनवाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यह किससे रिलेटेड थे? या कोष की देखभाल करते थे, मतलब एग्रीकल्चर, कृषि की देखभाल करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजुक कौन थे? तो मैंने बताया था राजुक किससे रिलेटेड थे? या शासन में अधिकारी या थे, या भूमि को मापने के जो अधिकारी होते थे ना, उन्हें कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो तौल माप का प्रभारी कौन था? वो था पौत्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो चार्ट पेपर बनवाया है उसमें ये लिखवा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने के लिए से संबंधित था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? मैंने बताया था उन्हें समहर्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्हें समहर्ता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो कौन मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? उसका नाम था अग्रहारिक, नाम इसका भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो मौर्य प्रशासन में जो युक्त जो होते थे ना, ये जो पहले नंबर पर दिया गया युक्त जो होते थे वह राजस्व अधिकारी होते थे, और जो प्रादेशिक होते थे ना वो प्रदेश के अधिकारी होते थे, और जो राजुक थे ना ये जनपद के अधिकारी होते थे, और जो अग्रहारिक है ना ये हर्षवर्धन के शासनकाल में था, ये मौर्य के शासनकाल में नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो अशोक के शासनकाल में जो प्रतिवेदक थे वह घटनाओं की सूचना देते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में घटनाओं की सूचना देने वाले को नियुक्त किया था, तथा उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय एवं प्रत्येक स्थान में जितना भी कुछ हो रहा है जनता के कार्य की जो सूचना है ना वो उसे ला के दे, या उल्लेख जो है मिलता है ना उसके 6वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के 6वें उल्लेख में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? जो कुमार नियुक्त थे वह थे तक्षशिला में, तोशली में तथा उज्जैनी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजनीतिक महत्व के प्रांतों में जो राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार भी कहा जाता था तथा उन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था। उसके बाद जो तक्षशिला है, सुवर्णगिरी था, जो तोसली था एवं जो उज्जैनी था, इनमें इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति जो है वह की गई थी। एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान, नाम नोट कर लीजिएगा। एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान से पता चलता है कि जो अशोक का पुत्र था उसका क्या नाम था? उसका नाम था कुणाल। अशोक के पुत्र का नाम था कुणाल। कुणाल जो था वह तक्षशिला का राज्यपाल था। और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है महावंश। महावंश से पता चलता है कि उसने अपने छोटे भाई तिष्य को उपराजा नियुक्त किया था। क्या? उपराजा नियुक्त किया था, जिसके भिक्षु हो जाने पर जो अशोक का पुत्र था उसका क्या नाम था? उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र ने इस पद पर नियुक्ति पा ली थी। फिर उपराजा का जो पद होता था ना उस समय वह प्रधानमंत्री की तरह होता था, बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। धौली मुख्य शिला राज्यादेश में इसको स्थापित किया गया है।
इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो धौली और जो जौगढ़ है ना, दोनों ही स्थान जो हैं वह वर्तमान के उड़ीसा प्रांत के पुरी तथा गंजाम, दो जिले हैं। कौन कौन से? एक है पुरी और एक है गंजाम। इन जिलों में स्थित है। और धौली की जो 3 छोटी पहाड़ियां हैं, इनकी एक श्रृंखला पर लेख जो है वह खुदे दिखे हुए हैं। यह अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग का स्थापित था तथा अशोक के अभिलेखों से हमें उसके साम्राज्य विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसकी धार्मिक नीति से संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की भी सूचना मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से हमें उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में पता चलता है, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में पता चलता है, उसके धार्मिक विचार के बारे में पता चलता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी सही है, ऊपर के 1 2 3 तीनों सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा जो है वो प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी उसका नाम था पर्ण। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पर्ण। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जो कौटिल्य जी की जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में बताया गया है और उन मुद्राओं को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन मुद्राओं को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ठीक है, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और उन सब के बारे में भी आप जान सकते हैं, आप नाम नोट कर सकते हैं। जो पहला जो था उसका नाम था कारसापड़ या पड़ या धरड़। यह जो होता था यह चांदी का बना होता था। फिर उसके बाद अगला सिक्का है जिसका नाम है निष्क सुवर्ण। यह जो था यह सोने का बना होता था। फिर उसके बाद एक सिक्का आता है जिसका नाम है माशक। माशक जो था वह तांबे का बना होता था। और जो लास्ट आता है कांकड़ी, यह जो होता था यह भी तांबे का बना होता था, लेकिन इसका जो साइज होता था वह थोड़ा सा छोटा होता था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौर्य काल में सिक्का ढालने के लिए चांदी तथा तांबे का प्रयोग किया जाता था। आप नोट कर सकते हैं इसको। मौर्य काल में सिक्के ढालने के लिए 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, चांदी का इस्तेमाल किया जाता था या तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिक्कों के परीक्षण करने वाले अधिकारी जो थे ना, उनको रूप दर्शक बोला जाता था। उनको क्या बोला जाता था? उनको रूप दर्शक बोला जाता था। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पड़, जो एक सिक्के का एक जो नाम था ना जिसको करसापड़ भी बोलते हैं, यह जो सिक्का था वह मौर्यकालीन प्रधान सिक्का था, जो सबसे पहले नाम मैंने बताया था, जो राजकीय मुद्रा एवं विनिमय मतलब खरीदारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या था? वह था पड़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कारसापड़ किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो मैंने बताया था वस्तुओं को खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन सिक्के जो हैं वह निम्न प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? उनको क्या बोला जाता था? एक तरीके से वो 5 प्रकार के थे, तो उन्हें पंचमार्क सिक्के बोला जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का प्रयोग होता था? तो मैंने बताया था 2 पदार्थ का प्रयोग होता था, एक चांदी का प्रयोग होता था और एक तांबे का प्रयोग होता था। तांबे को ताम्र भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी जो होता था वह क्या करता था? जो रूप दर्शक नामक अधिकारी जो होता था ना, वह सिक्कों का परीक्षक होता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया है? तो इन्होंने जो विभाजित किया है इनको वह 7 समूहों में विभाजित किया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौर्य काल आते आते ना वर्ण व्यवस्था को एक निश्चित आधार जो है वह प्राप्त हो चुका था। वर्ण जो होते थे वह कठोर होकर जाति के रूप में बदल गए, जिसका आधार जो ना वो जन्म होने लगा। यूनानी लेखकों के विवरण से जाति व्यवस्था के अत्यंत जटिल होने की हमें सूचना मिलती है।
जो यूनानी राजदूत था जिनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका में ही भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख मिलता है। जैसे आज हम लोग जानते हैं वो 4 वर्ग हैं, तो वहाँ पर इंडिका में इन्होंने 7 वर्गों के बारे में बताया। कितने? 7 वर्गों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनके सारे के नाम आप नोट कर सकते हैं। पहला जो वर्ग था वह दार्शनिक वर्ग था, दूसरा जो वर्ग था वह कृषक वर्ग था, तीसरा जो वर्ग था वह योद्धा वर्ग था, चौथा जो था वह पशुपालक वर्ग था, पांचवा जो था वह कारीगर वर्ग था, जो छठवां था वह निरीक्षक वर्ग था, और जो 7वां था वह मंत्री वर्ग था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं किया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यूनान एवं रोम के दासों की अपेक्षा जो है भारत के दासों की जो दशा थी ना वह बहुत अच्छी थी। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मेगास्थनीज जी की जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, इसको मूल रूप में यह उपलब्ध नहीं है। फिर भी इसके एक तरीके से अनुवाद करते करते जो यूनानी लेखक थे, जिनमें से कुछ के नाम है, एक है एरियन, एक है स्ट्रैबो, एक है प्लिनी, एक है जस्टिन, फिर है डायोडोरस, इनके लेखों ने उनका अनुवाद करके लिखा हुआ है। तो यह जो प्रश्न है ना ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ल्डों के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? तो मैंने बताया था मेगास्थनीज जी की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो मैंने बताया था मेगास्थनीज जी के इंडिका में ही यह सब हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें उल्लेख किया गया है? एक सोह गौरा ताम्रपत्र में उल्लेख किया गया है और एक चौथे महास्थान अभिलेख में उल्लेख किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ओनली 3 और 4 आर करेक्ट। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो सोह गौरा ताम्रपत्र था वह गोरखपुर से प्राप्त हुआ था, और जो महास्थान अभिलेख था वह बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित था। इस अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों में अन्न भंडार रखने का उल्लेख मिलता है। और जो दूसरा है महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय की पुष्टि हमें मिलती है। इसी अभिलेख में कांकड़ी नामक मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? वह किसमें बताया गया है? वह बताया गया है सोह गौरा ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यह जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।